हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर यानी कि कल मैं आपको क्या पढ़ाया था आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको कल ये कराया था कि जो टैक्स का जो टाइप्स है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ मैंने प्रोग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड ये 4 तरह के टैक्स कराए थे आपको। फिर आपको बताया था कि ये टैक्स का जो स्लैब है डिवीजन कैसे करते हैं। इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो टैक्स है वो डिवाइड हो जाता है टैक्स 2 पार्ट्स में, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही टैक्स को पे करते हैं किसी न किसी रूप में। तो बात टैक्स स्लैब की हो रही है, टैक्स इम्पैक्ट की हो रही है, टैक्स इंसिडेंस की हो रही है। तो जब टैक्स कितना लगाया जाए और किस पर कितना % इम्पैक्ट पड़ेगा ये कई बातों पर डिपेंड करता है क्लास। तो मैं डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको एक समरी टाइप थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट और शिफ्टिंग एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इम्पैक्ट क्या होता है। इसको बोलेंगे हिंदी में कराघात। कराघात वर्ड से पला कि कर किस पे लगाया जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि टैक्स जिस पे लगाया जाता है उसे बोलते हैं कराघात, या उसे बोलेंगे इम्पैक्ट, या इसे बोलेंगे कि पहली बार जो टैक्स को पे कर देता है वो क्या है, कराघात है, इम्पैक्ट है। जैसे मान के मेरी इनकम अच्छी है तो मेरे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग कि मुझे अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 30%, 8 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 20%, और 5 लाख से कम है तो हमें 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं जो टैक्स पे करूँगा, मुझ पर जो बर्डन आया टैक्स पे करने का वो क्या हो गया, करापात, कराघात। लगाया जिस पे जाता है वो क्या होता है, कराघात। तो जो पहली बार पे करता है वो कराघात हो गया। तो ऐसे समझिए कि इम्पैक्ट का मतलब होता है कराघात, जो पहली बार टैक्स को पे करता है। क्लियर हुआ। और अच्छा, इंसिडेंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं करापात, या इसे हम कर भार भी बोलते हैं। तो कर का फाइनली जो इम्पैक्ट है, फाइनली जो भार है, जो बर्डन है वो किस पे पड़ रहा है। जैसे अगर प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है तो प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है तो पहले उस टैक्स का पे कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, उस टैक्स की वसूली सेलर से कर लेता है, मतलब बायर से कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये लगाया किसी और पे जाए लेकिन पे वही करेगा, लेकिन उस पेमेंट को कहीं और से वो कलेक्ट कर लेगा। जैसे सिनेमा हॉल के मालिक पर टैक्स लगाया जाता है तो सिनेमा हॉल का मालिक टैक्स देता है, लेकिन उसके टैक्स की वसूली किससे करता है, हम लोगों के टिकट में ऐड कर देता है कि जीएसटी इंक्लूड है 4%। तो इस तरह से क्या होता है कि जब टैक्स लगाया किसी और पे जाता है लेकिन उसका फाइनल प्रभाव, फाइनल इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है उसे क्या बोलेंगे आप, उसे बोलेंगे इंसिडेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। तो समझ में आ गया कि इंसिडेंस वो होगा जो फाइनली पे करेगा, जिसे हम कर का भार बोलते हैं। करापात बोलते ना किस पर वज्रपात हो रहा है, फाइनली कौन बर्डन झेल रहा है, तो करापात यानी कराभात। तो हिंदी से करभार या करापात से पता चल जाए होगा कि जो फाइनली पे कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा जी। अच्छा, और जो करापात होता है जो पहली बार लगाया जाता है। तो जैसा कि आपको मैं शुरू में बताया था कि भैया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने एक डिफिनेशन ये भी बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स है जिसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर, तो जो डायरेक्ट टैक्स है ये क्या होता है, डायरेक्ट उसी पे बंदा लगता है और वही पेमेंट भी करता है। तो जब डायरेक्ट टैक्स रहेगा यानी कि प्रत्यक्ष कर रहेगा तो उस केस में एक कंडीशन आएगी कि कराघात और करापात, यानी कि
इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ठीक है, किस पर बात क्या हुआ, सेम पर्सन पे पड़ेगा। एक ही आदमी टैक्स देगा भी और उसी पर इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो इनकम टैक्स मैंने पे किया और मेरी जेब से गया और मुझे ही उसका बर्डन झेलना पड़ा। ऐसा तो नहीं कि मैंने इनकम टैक्स दिया तो इसको रिकवरी कहीं और से कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो यानी कि इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो प्रत्यक्ष कर होते हैं। जो प्रत्यक्ष कर वही होता है जिस पर लगाया जाता है, जिस पर वही पे भी करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक व्यक्ति पे पड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, या हम ये बोलेंगे कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे पड़ता है। क्लियर हुआ? अच्छा, और दूसरी बात क्लास कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, इसका मतलब दे तो रहे लेकिन इनडायरेक्टली आप ही पे कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि टैक्स तो किसी पे लगाया गया, मान चलो एक प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया गया, तो प्रोडक्शन तो फैक्ट्री कर रही है, मतलब प्रोड्यूसर कर रहा है, लेकिन उसकी इनडायरेक्टली पैसा कौन पे कर रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टैक्स पे करते हैं। एटीएम से पैसा निकालते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन इसकी रिकवरी पहले हो चुकी है, उसने आपसे रिकवर कर रहा है वो। बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पड़ता है, कि अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ये दोनों चीजें डिफरेंट पर्सन पे पड़े, डिफरेंट पर्सन पे, तो क्या बोलेंगे आप? जब डिफरेंट पर्सन पे पड़ेगा इंसिडेंस इम्पैक्ट, तो उसे बोलेंगे आप इनडायरेक्ट टैक्स। इतना समझ में आ गया? ओके। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आपको बताया था। फिर इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या है, भी पता गया कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट की जो प्राइमरी रूप से और जो फाइनल, तो ये प्रारंभिक रूप से भार है, ये अंतिम भार है, लिखा होता है हिंदी में। अंतिम भार का मतलब जो फाइनली पे कर रहा है, और ये इनिशियल इम्पोज किया जा रहा है, लगाया किसी और पे जाए और उसकी रिकवरी किसी और से हो। तो जब रिकवरी किसी और से होगी तो वो कहलाएगा इम्पैक्ट, इंसिडेंस, और जिस पर लगाया जाए। तो ध्यान समझना कि डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति में पड़ेगा, और इंसिडेंस इम्पैक्ट अगर अलग अलग व्यक्ति पड़ेगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स में केस में इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है, और डायरेक्ट टैक्स में दोनों चीजें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे पड़ता है। ये समझ में आ गया होगा भाई, मुझे लगता है। चले आगे। ओके, दो चीजें समझाया। अब एक नया वर्ड लेके आता हूं क्लास आपके सामने, वो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, जिसे हिंदी में कुछ भी और लिखा होगा लेकिन उसको बोलते कर विवर्तन। कर विवर्तन, जब मैंने बीए में पढ़ा था तो मैंने भैया कर विवर्तन पढ़ा था। टैक्स शिफ्टिंग, टैक्स को शिफ्ट कर दिया। तो आपसे अगर पूछे कि टैक्स शिफ्टिंग क्या है तो क्या डिफरेंस देंगे? तो कुछ बताने जाते हैं, बोलेंगे टैक्स शिफ्टिंग वो शिफ्टिंग होती है जिसको लगाया किसी और पर जाए और इम्पैक्ट किसी और पे पड़े। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस अगर डिफरेंट पर्सन पे पड़ रहा है तो वो क्या हो गया? टैक्स शिफ्टिंग। अब बताइए टैक्स शिफ्टिंग क्या है? कि जब इंसिडेंस लगाया इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग व्यक्ति पड़े, इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग व्यक्ति पड़े, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स शिफ्टिंग। जैसे प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया गया लेकिन उसने अपने टैक्स को शिफ्ट कर दिया कहां पे? बायर पे। मतलब लगाया किसी और पे जाए और उसकी फाइनल रिकवरी किसी और पे हो।
तो क्या कि उसने अपने टैक्स को बर्डन को किसी के दूसरे पर शिफ्ट कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि टैक्स शिफ्टिंग जब टैक्स शिफ्टिंग होगी तो कौन सा टैक्स होगा? आंसर बताइए क्लास कि जब आपकी टैक्स शिफ्टिंग जहां पर होगी, जहां पर कर विवर्तन होगा, वो कौन सा टैक्स कहलाएगा? वो टैक्स कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। और जहां पर टैक्स की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है वो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। बिकॉज अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पड़ता है तो वहां पर टैक्स शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा कर होता है जहां पर शिफ्टिंग नहीं हो सकती और इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पे पड़ेगा। ये समझ में आ गया। दूसरा, टैक्स शिफ्टिंग वहां पर होगी जहां पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग व्यक्ति पड़ेगा, यानी कि लगाया किसी और पे जाएगा, इम्पोज किसी और पे होगा, फाइनली उसको पे कोई और करेगा। और जब ऐसा चीजें होती है तो उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। और इसीलिए बोलेंगे कि टैक्स शिफ्टिंग कहां पॉसिबल है? इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। तो आई होप कि पॉइंट क्लियर हुआ होगा भैया। दो चीज समझ लीजिए, इंपैक्ट कराघात, जिस पर आघात करे, ठीक है, सांप डंस मारे जिस पर मारा जाए, और फाइनली उसका इंपैक्ट किसी और पे पड़ा जाए, प्रभाव, तो ठीक है, ये करापात हो गया। तो आघात किसी पे हुआ और करापात किसी और पे हुआ, तो इंसिडेंस और इंपैक्ट समझते रहना। और जब दोनों एक व्यक्ति पड़ेगा तो डायरेक्ट और अलग अलग पेपर तो इनडायरेक्ट, और जब ये एक व्यक्ति पड़ेगा तो टैक्स शिफ्टिंग नहीं होगा, नो टैक्स शिफ्टिंग। और जब ये अलग अलग व्यक्ति पड़ेगा तो टैक्स शिफ्टिंग होगा। तो टैक्स अलग अलग व्यक्ति पड़ेगा तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स है। तो आप बोलेंगे कि कर विवर्तन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को कर विवर्तन कहा जाएगा जिसका कराघात किसी और पे, करापात किसी और पे पड़ता है। अब बात आती है कि यार ये पड़ता तो है लेकिन कैसे मेजर करेंगे कि किस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि कितना प्रोड्यूसर पे कर रहा है, कि कितना सेलर पे कर रहा है, या इसका फाइनली कैसे हम फाइनलाइज करेंगे कि कितने परसेंट जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट के लगाने से सेलर पे कर रहा है या प्रोड्यूसर पे कर रहा है, यानी कि या बायर पे कर रहा है या और कोई पे कर रहा है। तो इसके जानने के लिए क्लास आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ नॉलेज पहले दूंगा। तो देखिए क्लास, मैं इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि टैक्स शिफ्टिंग के फैक्टर क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टैक्स शिफ्टिंग को बताते हैं। तो पहले आप टैक्स सिस्टम को समझ लीजिए क्लास। आपने जब माइक्रो हम पढ़ा रहे थे आपको तो दो चीजें पढ़ाए थे क्लास, थोड़ा सा याद करें। अगर मैंने आपको पढ़ा रखा था, ध्यान समझना, ठीक है, ये मान चलो हमारी डिमांड है, होती थी लीनियर डिमांड कर, अच्छा, और ये हमारी लीनियर सप्लाई कर, तो ये सप्लाई मान लीजिए और थोड़ा सा इसको आप डिमांड मान लीजिए, होगा, ये पढ़े थे आप। और जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होता था, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस इक्विलिब्रियम हो गया, ओके, ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। फिर आपको थोड़ा सा हम ये भी बताते थे कि जब गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करती है, जब गवर्नमेंट, मान चलो, हालांकि मैथमेटिकल आपको नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, माइक्रो में मैथमेटिकल आपको पढ़ाया था कि किस तरह से टैक्स का बर्डन कितना कितना पे करेगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि जब गवर्नमेंट, मान के चलो ये पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या है क्लास, इसे बोलते थे कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं आप? कंज्यूमर सरप्लस। और इसे क्या बोलते हैं आप? प्रोड्यूसर सरप्लस बोला जाता था। थोड़ा सा याद करो, प्लीज रिकॉल कीजिए। तो ये कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस है। लेकिन जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो मान के चलो कि हमने एक ऐसा पॉइंट बनाया है कि जहां पर गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, मान के चलो प्रोड्यूसर पर टैक्स लगा दिया, ध्यान समझना, मान के चलो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगाने से कॉस्ट क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी क्लास तो सप्लाई क्या हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, और जब सप्लाई शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर तो मार्केट में हम ये बोलेंगे कि प्रोड्यूसर जो है कि ये प्राइस ये बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ गुड्स पर टैक्स लग गया, मतलब कंज्यूमर गुड्स पर टैक्स लग गया अगर, ठीक है, तो उस केस में डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो ये डिमांड हमारी इधर भी शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा पॉइंट ये आ सकता है। तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब प्रोड्यूसर पर टैक्स लगता है तो सप्लाई कम हो जाती है, और जब गुड्स पर कंज्यूमर गुड्स पर टैक्स लगेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होने से और या सप्लाई कम होने से मार्केट में इतना टैक्स लगाया गया, मान के चलो जब इतना टैक्स लगाते हैं तो प्रोडक्शन हमारा इतना होता था पहले, मान के चलो Q1 था, Q था, अभी Q1 आ गया। इसका मतलब इतना मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा। तो आपको इसको पढ़ाए थे थोड़ा सा क्लास याद है, इसे हम डेड वेट लॉस बोलते थे, सोसाइटी का लॉस बोलते थे। तो ये तो किसी का नहीं हुआ, ना कंज्यूमर के पास गया ना प्रोड्यूसर के पास गया, दोनों का लॉस हो गया, जिसे हम डेड वेट लॉस पढ़ते थे, बताते थे। टैक्स लगाने से क्या क्या होता हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी देखेंगे कि ये पेमेंट इतना, गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स आ रहा है, मान के चलो गवर्नमेंट ने, मान के चलो क्लास ये 50 था, अभी ये हो गया 30, और ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है मान के चलो 10 रुपये। तो गवर्नमेंट ने 10 रुपये का टैक्स लगाया है, क्वांटिटी 30 है, तो 30 × 10 यानी कि 300 रुपये का टैक्स हुआ। 300 गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ गया 300, लेकिन 300 में से देखेंगे आप तो इतना पेमेंट किसने किया, इतना पेमेंट जो है किसका कम हो गया, कंज्यूमर का कम हो गया। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास अब सिर्फ इतना बचेगा। इतना किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, इतना किसी के पास नहीं गया, डेड वेट लॉस हो गया। और प्रोड्यूसर पहले इतना अर्न करता था, अभी इतना प्रोड्यूसर अर्न कर, अभी सिर्फ प्रोड्यूसर के पास इतना टैक्स चला गया, अब सिर्फ प्रोड्यूसर के पास इतना बचा। बात समझ गए मैं क्या बताना चाहता था? मैं बताना चाहता हूं क्लास कि जब आप टैक्स लगाते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों कम हो जाता है, और इस कम होने को ही हम बोलते हैं टैक्स इंपैक्ट। टैक्स का प्रभाव किस पे पड़ा, तो इंसिडेंस दोनों पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फैक्टर्स, ध्यान समझना, फैक्टर्स। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट को, इंसिडेंस को चेंज करते हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है कि सरकार अगर 10 रुपये का टैक्स लगा रही है तो उसको कितना पेमेंट कंज्यूमर करेगा और कितना पेमेंट प्रोड्यूसर करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो फैक्टर आपको 3 तरह के पढ़ने हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में इलास्टिसिटी कितनी है, मांग की लोच और पूर्ति की लोच कितनी है। तो मांग की लोच क्या है और पूर्ति की लोच क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि टैक्स कौन कितना पे करेगा, कौन किस पर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा क्लास है इफेक्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल समझते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं कि आपको पता है क्लास कि ये चीज़ें हम LAC बनाते थे, पढ़े होंगे आप, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो जब ये इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट कांस्टेंट रिटर्न, और इसके बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो सप्लाई भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर कॉस्ट कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पर कॉस्ट जितनी चेंज हो रही है उतना ही सप्लाई चेंज हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है। तो मार्केट में अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट है तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा किस पर पड़ेगा,
कंज्यूमर पे पड़ेगा, प्रोड्यूसर पे कम पड़ेगा। इसी तरह से अगर सप्लाई कम हो, डिक्रीजिंग कॉस्ट है तो सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डाउन आएगा। टैक्स लगाने से प्राइस डाउन आ सकता है, मतलब तो उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कंज्यूमर पे ज़्यादा, प्रोड्यूसर पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स लगाने के बाद भी अपना प्राइस नहीं बढ़ा पाए तो वही पे करेगा। इस तरह से 3 इम्पैक्ट आएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सी है। तो अगर मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, तो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन डिमांड सप्लाई किस तरह से होता है, उसको अभी बताते हैं। दूसरा है मोनोपोली। अगर मोनोपोली मार्केट है तो वहाँ पर होता है कि लैमसम टैक्स, एक मुश्त कर लगाने से क्या होगा या स्पेसिफिक टैक्स लगाने से क्या होगा। तो यानी कि ये फैक्टर हैं क्लास, आप इसको नोट कर देना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा से पूछा जाता है ये। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्लास कि किस तरह से फाइंड करेंगे, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्लास, मैं एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आपके पास टाइम भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ क्लास कि मान के चलो पहला फैक्टर लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इस केस में किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर या सेलर पे। तो बोलेंगे सर इस केस में तो दोनों पे बराबर पड़ेगा। तो हम ग्राफ बना के देख लेते हैं बराबर कैसे पड़ रहा है क्लास। देख लीजिए, इलास्टिक ग्रेटर देन 1 का मतलब समझते हैं क्लास, इक्वल टू 1 हम मानते दोनों के इक्वल है। तो यानी कि हम मान चाहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ठीक है। और ये सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ये भी 1 है। तो इस केस में ये हमारा इक्विलिब्रियम है। इस केस में अगर हम टैक्स लगाते हैं, अगर टैक्स लगता है, मान के चलो डिमांड कम हो जाए या सप्लाई कम हो जाए, मान के चलो सप्लाई कम हो गई या मान के चलो डिमांड कम हो गई, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट अगर इतना टैक्स लगा रही है तो ये जो पोर्शन है ये क्या है क्लास, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको क्या बोलेंगे आप, हम इसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, और इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो गया। तो ये जो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो ऊपर का पोर्शन है वो किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा क्लास, वो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, और ये नीचे का प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो यानी कि मार्केट में जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में जो टैक्स का जो इंसिडेंस है यानी कि प्रभाव है वो दोनों पे क्या पड़ेगा प्लस, बराबर बराबर पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम और भी कर लेते हैं, दो एक और लेक्चर कर लेते हैं क्लास, कि मान के चलो, क्लियर है, इसको समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं। मैं बोलता हूं कि डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 है क्लास, डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, और सप्लाई लेस देन 1 है, तो क्या होगा बताइए। इस केस में देखेंगे तो किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्लास, दिख गया आपको। आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर लेस देन 1 बनाइए और जो है डिमांड ग्रेटर देन 1 बनाइए, दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट काटिए और एक लाइन खींच दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस केस में जो है इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि सप्लाई लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस केस में आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। किस पर पड़ेगा समझ गए होंगे आप। अगर मैं यही चीज़ क्लास दूसरे तरीके से बात करूं कि आपका जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और डिमांड जो है लेस देन 1 है, तो इस केस में किस पे पड़ेगा, तो आप देख लीजिए किस पे पड़ा। इस केस में आपका जो इम्पैक्ट किससे ज़्यादा पड़ा, कंज्यूमर पर ज़्यादा पड़ा, प्रोड्यूसर पे कम पड़ा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि डिमांड और सप्लाई एक साथ रखिए, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड ऑफ सप्लाई दोनों को चेंज करते जाइए, ग्रेटर देन 1 के साथ लेस देन के साथ ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल के साथ इक्वल। हाँ, दो स्पेशल केसेस बता देता हूँ आपको जो आपको समझाना है। अगर मैं कहूँ, अगर
मार्केट में जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। इस केस में अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे बताइए। तो जब भी गवर्नमेंट का ये सप्लाई है क्लास, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था। इस केस में गवर्नमेंट जब भी टैक्स लगाएगी तो क्या होगा बताइए। जब भी टैक्स लगाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में बताइए इम्पैक्ट किस पे पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो सारा इम्पैक्ट कौन देगा, प्रोड्यूसर का जाएगा। सारा का सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा क्लास, प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी क्लास में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान के चलो सप्लाई ये है, मान के चलो मार्केट में डिमांड ये है, ये कौन सी डिमांड होती है, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस केस में आपका ये सप्लाई है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, तो कौन पे कर रहा है, सारा का सारा पेमेंट कौन करेगा, भाई आंसर तो दे दो। सारा का सारा पेमेंट कौन करेगा, यहाँ पर कंज्यूमर करेगा और यहाँ पे प्रोड्यूसर करेगा, ठीक है, ये कंज्यूमर करेगा। क्लियर हुआ। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं क्लास कि हर एक ऐसे आप सप्लाई के साथ भी रख सकते हैं। अगर सप्लाई लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो उस तरह से आप सप्लाई के साथ भी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। तो सप्लाई और डिमांड को अलग अलग तरीके से रख करके आप निकाल दीजिए कि किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लास। इसी तरह से हम एक दो ग्राफ और बता देते हैं। अगर हम मान लो कि इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब होता है क्लास कि अगर मैं ये बोलूं अगर सप्लाई हॉरिजॉन्टल है तो क्या किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा बताएंगे। अगर सप्लाई हॉरिजॉन्टल है, बता देता हूं। अगर क्लास मान चलो ये सप्लाई हॉरिजॉन्टल है और डिमांड आपका ये है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस केस में इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सॉरी, ये इम्पैक्ट किससे पड़ेगा, यानी कि ऊपर का पोर्शन है कंज्यूमर पे जाएगा, क्योंकि सप्लाई फिक्स हो चुकी है। क्लियर हुआ। ओके, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको 3 चीज़ें क्लियर पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शेप कैसे बनती है, ठीक है। तो वो रखिए और दोनों को एक साथ रख करके आप निकाल लीजिए। तो ऊपर का पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस और नीचे का पोर्शन जो है प्रोड्यूसर सरप्लस जाएगा। तो इंसिडेंस क्या है, ये जो सरप्लस लॉस हो रहा है यही आपका इंसिडेंस हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ लॉ की बात करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं क्लास कि ये डिमांड है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। और इस केस में अगर सप्लाई जो है वो अगर इंक्रीजिंग है, मान चलो हम यहाँ पर लेते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट में क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी क्लास। तो सप्लाई कम हो जाएगी, इस केस में जो इम्पैक्ट पड़ेगा देखिए किस पे जा रहा है, कंज्यूमर का ज़्यादा रहा है, प्रोड्यूसर का कम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर इंक्रीजिंग है कॉस्ट तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर पे पड़ेगा, प्रोड्यूसर पे कम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेट को बढ़ा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर से चार्ज कर लेगा। अगर वहीं पे क्लास एक दूसरा तरीका है कि डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई है, अगर मार्केट में सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न इंक्रीजिंग है, तो यानी कि कॉस्ट घट रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इस केस में सप्लाई आपका इतना बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होगा क्लास, देखिए ये ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ आ जाएगा, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है प्रोड्यूसर करेगा, ठीक है। ओके, इस तरह से आप सारे ग्राफ को बना सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूँ, एक आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। थर्ड है क्लास मार्केट, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो समझ जाएंगे कि एक मुश्त या इंडिविजुअल कैसे टैक्स लगता है। और अगर मैं बात करूं
वैसे उसमें भी लगेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई परफेक्ट कंडीशन में कैसा होता है आप उसी तरह से रख देना। डिमांड परफेक्ट कंडीशन में क्या होता है क्लास, ऑलवेज डिमांड यही होती है और सप्लाई, ठीक है समझिए ना, और डिमांड यही होती है और ये सप्लाई, ठीक है। इसको हम AR और MR बोलते थे ना, तो AR को तो एवरेज रेवेन्यू, इसी को डिमांड कर बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम सप्लाई भी बोलते हैं क्लास, क्योंकि सप्लाई कर्व क्या होता है परफेक्ट कंडीशन में क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है और डिमांड कर्व भी हॉरिजॉन्टल होता है अगर AR या MR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये AR प्राइस होता है, AR MR होता है, तो अगर मार्केट में सप्लाई घटेगी या बढ़ेगी तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में फिर MC और AC आ जाता है, इसको आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा। लेकिन अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पेसिफिक टैक्स है या लैम्प सम टैक्स है क्लास, तो मोनोपोली में क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए क्लास। मोनोपोली मार्केट में एवरेज रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल, और ये आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया, ठीक है, और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, ठीक है, ये हमारा मान के चलो AC हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये प्राइस हो गया, ठीक है, और ये प्राइस है जो प्रॉफिट वाला प्राइस है, इतना प्रॉफिट ले रहा है वो, ठीक है, क्योंकि मोनोपोली पावर में AC मिनिमम यहाँ पर होता है, मतलब नहीं जाता है, यानी कि ये प्रॉफिट पॉइंट है जहाँ पर इलास्टिक ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल यहाँ होता है, लेस देन 1 यहाँ होती है, इतना पता है आपको क्लास। अब इस केस में अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं सप्लाई कर्व भी बोला जाता है। तो जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगा क्या हो जाएगा क्लास, यहाँ पर आ जाएंगे आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो प्राइस आपका यहाँ हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जब मार्केट में एक लैम्प सम टैक्स लगेगा, इस केस में क्या होगा लैम्प सम टैक्स लगेगा तो सिर्फ क्या होगा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और प्राइसेस भी बढ़ेगा। और इस केस में कंज्यूमर का जो पहले का प्रोड्यूसर का सरप्लस था उसका ये था, अभी इसका प्रोड्यूसर सरप्लस थोड़ा ये हो जाएगा, और लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो ये कंज्यूमर सर प्राइस ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो है ये कंज्यूमर का जाएगा और ये है जो है कितना प्रोड्यूसर का जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लैम्प सम टैक्स लगाने से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर पे पड़ेगा, प्रोड्यूसर पे कम पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी टैक्स लगाएंगे जिसमें AC भी चेंज हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ MC चेंज किए हैं, उसमें AC MC दोनों चेंज हो जाते हैं अगर वो स्पेसिफिक टैक्स लगता है तो टैक्स का इंसिडेंस और टैक्स का इम्पैक्ट, टाइम हो गया मुझे पता है, सॉरी थोड़ा सा लंबा खींच गया। तो क्लास ये समझना है आपको कि इंसिडेंस क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, टैक्स शिफ्टिंग क्या होती है, और फिर आपको पढ़ा दिया मैंने कि फैक्टर क्या होते हैं और इफेक्टिव फैक्टर क्या होते हैं। तो इफेक्टिव फैक्टर में आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि मोनोपोली, लैम्प सम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, कुछ और भी देख लेना जो आपके बुक में होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल के लेक्चर में क्लास। थैंक यू।